पास पता है 2 महीने बचे हुए हैं और इस 2 महीने में हम बड़े आराम से डेली थोड़ा थोड़ा करके बेसिक टू एडवांस जाएंगे और पूरा बायोलॉजी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज अपने डे 1 की स्टार्टिंग करते हैं, जहाँ पे आपका लेक्चर काफी इजी होने वाला है, विच इज योर लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्योंकि आपको पता है लिविंग एंड नॉन लिविंग से एनडीए 1 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था। लेकिन एट द सेम टाइम जब मैंने आपको आपकी स्ट्रेटेजी बताई थी बायोलॉजी को प्रिपेयर करने की, तो उसमें आपने देखा था एक चैप्टर था सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में हर साल कम से कम 12 में से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस बार एनडीए 1 2022 में भी टोटल 3 क्वेश्चन आए थे। एक आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग से था और 2 आपके सेल बायोलॉजी से थे। तो उसका बेस सेटअप करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग को समझना पड़ता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि अपने आसपास जरा नजर घुमाओ तो आपको क्या देखने को मिलेगा। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरे सामने लैपटॉप है, कुछ बच्चे बोलेंगे मेरी बहन सो रही है, मेरा भाई सो रहा है, कुछ बोलेंगे सर मुझे तो आप दिख रहे हो, मेरे हाथ में पेन दिख रहा है। तो आपको पता है मेरे को अपने आसपास जब मैं देखता हूं तो मुझे इन जनरल क्या दिखाई देती है, चीजें दिखाई देती है, थिंग्स दिखाई देती है, बिल्कुल दिखाई देती है। अब आपको पता है कि चीजों में एक कॉमन चीज क्या होती है, आपको पता है कि हर एक चीज बनी होती है किससे, आपके मैटर से, है ना। और आपको पता है मैटर क्या होता है, मैटर का मतलब होता है एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो अगर किसी भी चीज के पास मास होती है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई ये मैटर है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं दिख रहा हूं, अगर मैं हूं तो क्या मेरे पास मास है, बिल्कुल भाई मैं 80 किलो का हूं। और अगर मैं जमीन पे लेट जाऊं तो मैं पूरे के पूरे 6 फीट को कवर करूंगा। या आपको बॉटल दिख रही होगी, ये बॉटल क्या है, लगभग आपकी 16 इंच की होगी। और इसको अगर मैंने कुल मिला के वेट करता हूं तो क्या होगा, 250 ग्राम के आसपास है। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि क्या ये सारी चीजें आपस में सिमिलर है, क्या मैं और बॉटल आपस में सिमिलर है, बिल्कुल नहीं है। तो आपको पता है चीजों को हम लोग फर्दर क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ चीजें आती है जिसको क्या बोला जाता है कि भाई ये लिविंग है, और कुछ चीजें ऐसी आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो एक लिविंग और एक नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है कि लिविंग थिंग्स के अंदर हो रहे होते हैं कुछ ऐसे प्रोसेस जिससे क्या होता है कोई भी चीज जिंदा रहती है, और उन प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं, जैसे कि आपको पता है मैं सांस लेता हूँ, क्या मेरी बॉटल सांस लेती है, मैं खाना खाता हूँ, क्या मेरी बॉटल खाना खाती है, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं बचपन में 1.5 फुट का था, बड़ा होकर 6 फुट का हो गया हूँ, बचपन में मेरी दाढ़ी नहीं थी, अब दाढ़ी आ गई है, लेकिन क्या मेरी बॉटल की दाढ़ी आ रही है, नहीं आ रही है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपकी किसी भी चीज को जिंदा रखने में मदद करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाई ये लाइफ प्रोसेस है। अब देखो, ये जो लाइफ प्रोसेस जिसके अंदर होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं। अब ये लाइफ प्रोसेस जो हो रहे होते हैं ना, एक बहुत ही छोटी सी यूनिट के अंदर हो रहे होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल के नाम से। तो सेल क्या होता है, सेल होती है आपकी बहुत ही छोटी सी यूनिट जिसके अंदर सारे के सारे लाइफ प्रोसेस हो रहे होते हैं, और जिसके अंदर लाइफ प्रोसेस हो रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिविंग कहते हैं। तो चलिए फटाफट से अपने क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार बायोलॉजी होता क्या है। ठीक है, सो व्हेन इट कम्स टू द बायोलॉजी, तो बायोलॉजी मिलके बना है 2 शब्द से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। पहला है बायो, और बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ होता है। और लॉजी, लॉजी मतलब बना होता है लोगोस, यानी कि लोगोस मतलब स्टडी, और ओ का मतलब होता है ऑफ। तो बायोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, यानी कि जितनी भी चीजें आपकी जिंदा है उनके बारे में जो स्टडी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं। ठीक है, सबसे पहले बायोलॉजी टर्म को कॉइन किसने किया था, यानी कि बायोलॉजी टर्म को बनाया किसने था, तो हमेशा याद रखना सबसे पहले आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेमार्क जी। ओके, और सेकंड साइंटिस्ट कौन से थे, सेकंड साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ट्रिवेरनस जी। तो लेमार्क और कुल मिला के जो आपके ट्रिवेरनस जी थे, इन दोनों ने मिलकर बायोलॉजी का टर्म कॉइन किया था। कब किया गया था, 1801 में। लेकिन वहीं आपसे पूछा जाए कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी के आपके जनक कौन है, तो वो कौन है, वो है एरिस्टोटल जी। ठीक है, तो 2 अलग अलग टर्म है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल, और आपके बायोलॉजी टर्म को कॉइन किसने किया था, लेमार्क एंड ट्रिवेनियस जी ने किया था। अब एरिस्टोटल जी को फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों कहा जाता है, इसको आपको भी समझ में आएगा, क्योंकि इन्होंने बायोलॉजी में बहुत योगदान दिया था। ठीक है, अब बायोलॉजी के अंदर हम लोग लिविंग थिंग्स तो पढ़ते हैं। अब लिविंग थिंग्स को हम लोग फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बायोलॉजी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
जैसे कि आप लोग देख सकते हो सबसे पहली जो बायोलॉजी की ब्रांच आती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जू, जब आप लोग जू में जाते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, एनिमल्स देखने को मिलते हैं, बिल्कुल देखने को मिलते हैं। तो आपको पता है कि एनिमल्स और लॉजी का मतलब तो अभी यही बताया था मैंने, लोगोस यानी कि स्टडी। तो अगर हम लोग एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। और जो ये आपके एरिस्टोटल जी थे, ना सिर्फ ये आपके फादर ऑफ बायोलॉजी है बल्कि जूलॉजी के भी फादर है, क्योंकि इन्होंने अपना बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था जूलॉजी में, इसलिए एरिस्टोटल जी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास आता है इसको क्या कहते हैं, बॉटनी। बॉटनी के अंदर हम लोग किसको पढ़ते हैं, हर्ब्स को पढ़ते हैं। अब हर्ब्स का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात होती है आपके प्लांट्स। तो अगर हम लोग प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, बॉटनी कहा जाता है। अब बॉटनी के फादर कौन है, इस बात को याद रखने के फादर से क्वेश्चन बनते हैं। एरिस्टोटल जी के स्टूडेंट थे जिनका नाम था थियोफ्रास्टस जी, जिनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इतिहास में सबसे पहला रिटन लिटरेचर लिखा था प्लांट्स के बारे में, जिसका नाम क्या था, द हिस्टोरिया प्लांट्रम। द हिस्टोरिया प्लांट्रम के थ्रू इन्होंने पूरे की पूरे प्लांट्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी। अब तीसरा क्या आता है, माइक्रोबायोलॉजी। जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया, व्हेन इट कम्स टू द बायो, तो बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। एंड व्हेन इट कम्स टू द माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसको आप लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो, न्यूड आई से नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूंगा आपके हाथ, क्या आपके हाथों में आपको क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सर लकीरें दिख रही है। लकीरों के अलावा ना अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको अपने हाथ में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे जो कि आपको न्यूड आई से नहीं दिख रहे होंगे। जैसे वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, तभी तो बोला जाता है कि टाइम टाइम पे हाथ को वॉश करो, क्योंकि हाथ धोगे तो बेसिकली वायरस और बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे अटैक नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है एंटनी वॉन ल्यूनहॉक जी। अब देखो एंटनी वॉन ल्यूनहॉक जी को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहा जाता है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अपने खुद के द्वारा एक माइक्रोस्कोप बनाया था और इसके अंदर किसको स्टडी किया था, एक बैक्टीरिया को। एंड व्हाट इज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई एंटनी वॉन ल्यूनहॉक इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि थिंग्स जो होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, लिविंग होती है और नॉन लिविंग होती है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो लिविंग थिंग्स होती है ना, इसके अंदर क्या हो रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हो रहे होते हैं जो कि आपकी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। और ये लाइफ प्रोसेस जो होता है ये एक बहुत ही छोटी सी यूनिट के अंदर हो रहा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। अब बात ये आती है, आपको पता है कि सेल को क्या बोला जाता है, कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब बात ये आती है कि सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है। देखो सबसे पहले सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। अगर हमें कभी भी घर बनाना हो तो आपको पता है क्या चाहिए होता है, हमें ईंटें चाहिए होती है। जब आप लोग ईंटों को आपस में मिलाते हो, ईंटें ऐसे ऐसे रख रख के बनाते हो तो क्या बनता है, आपकी एक दीवार बनती है कि नहीं, बहुत बढ़िया। जब आप लोग दीवारों को आपस में बनाते हो तो क्या बनता है, हम बोलते नहीं कि भाई मैं चार दीवारी में रह रहा हूँ, मैं एक कमरे में रह रहा हूँ, तो आपको पता है एक कमरा बनता है। उसी तरीके से आपको पता है जैसे कुछ लोगों का घर 2 BHK होगा, किसी का 3 BHK होगा, कोई अमीर होगा 4 BHK कोठी ले रहा होगा, है ना। तो जब बहुत सारे कमरे आपस में मिलते हैं तो क्या बनाता है, एक घर बनाता है, यानी कि हाउस बनाता है। तो आपको पता है क्या ये जो घर बना ये बिना ईंटों के बन सकता है, क्योंकि आपको पता है जब तक आपके पास ईंटें नहीं होगी आप ईंटों को मिला के दीवार नहीं बना पाओगे, दीवारों को मिला के कमरा नहीं बना पाओगे, कमरे को मिला के आप घर नहीं बना पाओगे, है ना। तो इसलिए ब्रिक को क्या कहा जाता है, बेसिक यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ हाउस कहा जाता है। उसी तरीके से आपको पता है कि सेल क्या होता है, सेल हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो जब आपके सिमिलर काम करने वाले सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं टिश्यू। जब सिमिलर काम करने वाले टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, हमारा एक ऑर्गन यानी कि एक अंग बनाते हैं। जैसे मेरा हाथ हो गया, पैर हो गया, आंखें हो गई, मेरा दिमाग हो गया, ठीक है। जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो जाकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब एक ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या होता है, इस चीज को आप लोग समझिएगा
कि जैसे आपको पता है कि मैं यूज करता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना पचाने के लिए मैं डाइजेस्टिव सिस्टम यूज करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। तो आपको पता है जब डाइजेस्टिव सिस्टम मैं यूज करता हूँ तो उसमें क्या मेरा एक ऑर्गन होता है, आपको पता है मुंह होता है, स्टोमक होता है, पेनक्रियाज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो इतने सारे ऑर्गन्स मिलकर एक साथ काम करते हैं ना। और जब ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं तब जाकर क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि आपका एक लिविंग थिंग बनती है कि नहीं। तो आपको पता है जैसे अगर मैं खाने के लिए क्या यूज करता हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, सांस लेने के लिए क्या यूज करता हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन के लिए क्या यूज करता हूँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको पता है अगर मेरे पास सेल नहीं होगा तो क्या मैं टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बना पाऊंगा? कभी नहीं बना पाऊंगा ना। और इसी सेल के अंदर क्योंकि आपको पता है सारे के सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, एज वेल एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि सेल नहीं होगा तो टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन नहीं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम नहीं और एक ऑर्गेनिज्म नहीं, और सेल नहीं होगा तो इसके अंदर लाइफ प्रोसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से, इस पे भी पास्ट ईयर क्वेश्चन बन चुका है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आने वाले जुलाई 17 को सुबह 11 बजे आपका एक एनडीए स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जिसमें इनरोल करके आप 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हो अप टू ₹10 लाख, जिसमें रैंक 1 को लैपटॉप दिया जाएगा, रैंक 2 को स्मार्टफोन दिया जाएगा और रैंक 3 से 10 को फिटबिट दिया जाएगा। और इसके अलावा काफ़ी सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जो कि आपका 12 से 14 तारीख तक अवेलेबल है। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो 6 मंथ्स का तो आपको 1 मंथ का फ्री मिलेगा, 12 महीने का लोगे तो 12 महीने का एसएसबी फ्री मिलेगा और 2 साल का लोगे तो आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स भी दिए जाएंगे, और जितने भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस वाले लर्नर्स होंगे उनको उनके डोर स्टेप पे फिजिकल नोट्स दिए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। और ये ऑफर से वैलिड है 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए और 24 महीने के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। तो जैसे कि आप सब लोग देख रहे हो आपके सामने दो इमोजीज लग रही है, एक टेबल की और एक मेरी है, स्मार्ट पिक्चर है मेरी, मुझे पता है। तो चलिए अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, तो पहला जो आपका डिफरेंस आता है वो क्या आता है, वो आपका आता है शेप एंड साइज का। ठीक है, तो शेप एंड साइज का मतलब क्या होता है, सिंपल सी चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका अपना एक स्पेसिफिक शेप होती है। जैसे आपको पता है कि मेरा नाक क्या है, ट्रायंगल है, मेरा मुंह क्या है, थोड़ा सा आपका रेक्टेंगल जैसा लग रहा है। आपको पता है कि हमारी बॉडी का क्या एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ना, जो कि मुझे बर्थ से मिला है। लेकिन अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो क्या इस टेबल का बर्थ से स्ट्रक्चर सेम था? बिल्कुल नहीं। आपको पता है पहले ये एक लॉग ऑफ वुड था, यानी कि लकड़ी का गट्ठा था, उसको काट कर क्या किया गया, इसको बनाया गया। अब आपको लगता है कि कल को मेरी शादी होगी तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं अपनी वाइफ के साथ मिलकर ऐसा बच्चा पैदा करूंगा जिसका शक्ल तो ट्रायंगुलर होगी, हाथ उसके गोल गोल होंगे, उसका जो ये होगा ये भी गोल होगा? क्या मैं ऐसा बच्चा पैदा कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक स्पेसिफाइड शेप होती है। इसके अलावा आपको पता है कि अगर ये शेप में अभी ट्रायंगुलर है, इसकी क्या मतलब, खुद रेक्टेंगुलर शेप थी, इसको तो कारपेंटर ने दी ना। अगर मैं आज भी चाहूं तो इसको ऐसे 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 काट के क्या कर सकता हूं, इसको एक ओवल शेप में ला सकता हूं। लेकिन क्या मैं अपने नाक को काट के यहाँ पे स्क्वायर बना सकता हूं? क्या मैं अपने कानों को ट्रायंगल बना सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं बना सकता। तो आपको पता है एक लिविंग थिंग्स की क्या होती है, एक स्पेसिफिक शेप और एक स्पेसिफिक साइज होती है। जैसे कि आपको पता है जब एक बच्चा पैदा होता है मुश्किल से आपका 1-1.5 फुट का होता है कि नहीं? लेकिन इस टेबल का क्या बचपन से साइज सेम था? इसका साइज तो उसके कारपेंटर ने डिसाइड किया ना। लेकिन क्या हमारे, जैसे मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, मेरा होने वाला बच्चा होगा, तो क्या मैं अपने बच्चे का शेप और साइज डिसाइड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो पहला डिफरेंस यही होता है कि आपके नॉन लिविंग थिंग्स के पास अपने स्पेसिफिक शेप एंड साइज नहीं होती है, लेकिन वहीं आपको पता है लिविंग थिंग्स के पास एक स्पेसिफिक शेप एंड साइज होता है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज को यहां पर देखिएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि एक ग्रोथ और एक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखो एक बहुत छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा।
आपको पता है मैंने बोला यार मेरे दाढ़ी के बाल बढ़ रहे हैं कि नहीं, तो आपको पता है कि मेरे दाढ़ी के बालों की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है ना। लेकिन आज से कुछ साल पहले मेरे दाढ़ी के बाल आए भी थे, जब मैंने प्यूबर्टी हिट करी 14 इयर्स की एज में गया तब मेरे बाल आना शुरू हुए ना। तो यही होता है ग्रोथ की, जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये हम बात करते हैं फिजिकल लेवल पे, ठीक है, यानी कि आपका किसी चीज का बढ़ना। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का विकसित होना। ये आपके फिजिकल लेवल पर भी हो सकती है, ठीक है, ये आपके इमोशनल लेवल पर भी हो सकती है, और एट द सेम टाइम आपको पता है ये आपके मेंटल लेवल पे भी हो सकती है। जैसे आपको पता है बचपन में जब आप छोटे थे तो लोग क्या बोलते थे, आप फोटो खिंचवाने जाते थे, बेटा कैमरे में देख, कैमरे से कबूतर निकलेगा, है ना। और आज आपको कोई बोलेगा कैमरे से कबूतर निकलेगा, बोलेगा अभी चलना, हमें सिखा रहा है, इतने फोटो खींचते हैं डेली। तो आपको पता है किस तरीके से हमारा लिविंग थिंग्स का क्या होता है, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया जब मैं पैदा हुआ था तो क्या मेरे दाढ़ी और कहीं और के बाल थे, हम अलादीन थोड़ी है जो हमारे पैदा होते ही दाढ़ी और मतलब जगह जगह के बाल होंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने प्यूबर्टी को हिट किया, मेरी बॉडी पे अलग अलग जगह पे क्या दिखने लगे, बाल दिखने लग गए, मेरी आवाज कोरस होने लग गई, मेरे जेनिटल ऑर्गन्स डेवलप होने लग गए। लेकिन क्या नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा होता है? आपको पता है जब ये टेबल आई थी तब भी आपकी 4 फुट की होगी और अभी भी आपकी 4 फुट की है। लेकिन जब मैं इस दुनिया में आया था तो आपको पता है 1.5 फुट का था, लेकिन अब बड़ा होकर 6 फुट का हो गया। तो आपको पता है किस तरीके से मेरी ग्रोथ हो रही है। आपको पता है मैं ट्रिमर लेके हर 3-4 दिन बाद अपनी दाढ़ी ट्रिम करता हूँ, लेकिन क्या मैं ऐसे इस टेबल को बोलता हूँ आ तेरे बगल के बाल ट्रिम कर दूँ, आ तेरी दाढ़ी ट्रिम कर दूँ? कभी नहीं करते, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कभी भी ग्रोथ भी नहीं होता, उसके अंदर डेवलपमेंट भी नहीं होता है, ठीक है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज फटाफट से हम लोग देख लेते हैं जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जानते हैं लाइफ स्पैन के नाम से। अब देखो एक लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग क्या है, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले मैं क्या हुआ, मैं पैदा हुआ, ठीक है। बॉर्न होने के बाद मैंने क्या किया, प्यूबर्टी को हिट किया, यानी कि अप्रोक्सीमेटली मैं 14 ईयर्स का हुआ कि नहीं। फिर आपको पता है मैं एडल्ट बना, यानी कि 18 साल का हुआ। अब हो सकता है कुछ टाइम बाद मेरी शादी हो जाए, ठीक है। तो आपको पता है जब मेरी एक लड़की के साथ शादी होगी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको पता है कि कुल मिला के मेरा एक बेबी पैदा होगा, ठीक है। अब बेबी पैदा होगा तो उसके बाद आपको पता है कि मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। बुढ़ा होने के बाद फिर क्या हो जाएगी, मेरी डेथ हो जाएगी। तो आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या फॉलो करते हैं, एक स्पेसिफिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं ना। जैसे हम बोलते हैं कि जो इंसान है उसका औसत लाइफ साइकिल कितने का होता है, 65 से 70 साल का होता है कि नहीं, अप्रोक्सीमेटली। मुझे पता है जीने वाले लोग 80 साल 100 साल भी जी जाते हैं, लेकिन मरने वाले 40 में भी तो मर जाते हैं, इसलिए एवरेज इतना होता है। लेकिन क्या टेबल के साथ ऐसा होता है कि टेबल पैदा होगी, वो मैच्योर होगी, वो शादी करेगी, बच्चे पैदा करेगी, बुढ़ी होगी और मर जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन यानी कि एक लाइफ साइकिल सिर्फ और सिर्फ हमें लिविंग में देखने को मिलता है, नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखो अगला जो आपका फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको समझना है क्या, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको यहां पर समझाया था। क्या समझाया था, इस चीज को हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैंने आपको बोला, क्या बोला कि हम लोग क्या है, लिविंग थिंग्स है कि नहीं। और लिविंग थिंग्स के अंदर क्या हो रहा होता है, आपको पता है लाइफ प्रोसेस हो रहे होते हैं कि नहीं। और लाइफ प्रोसेस होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अगर मैं इस बॉटल को उठा के यहाँ पे रखना चाहूँ ना, इसी में बोलता हूँ भाई मेरे को एनर्जी चाहिए, मुझे ऊर्जा चाहिए। तो लाइफ प्रोसेस को करने के लिए मुझे क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है, बिल्कुल चाहिए होती है। और इसी ऊर्जा के लिए तो डेली बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। खाना क्या होता है, आलू गोभी बैंगन टिंडे क्या होता है, ये सब वो चीजें होती है ना जिसको खाने से मुझे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके मैं क्या करता हूँ, अपनी बॉडी में लाइफ प्रोसेस करता हूँ। जैसे आपको पता है अगर मैं 2 दिन तक खाना ना खाऊं या फिर सुबह से लेकर शाम तक खाना ना खाऊं, क्या बोलते हो, भाई मुझसे नहीं हो रहा, मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे में एनर्जी नहीं है कि मैं उठ के कोई काम कर सकूं, मैं जा रहा हूं मत सोने, है ना। तो आपको पता है इवन व्रत के टाइम पे। तो इसीलिए अगर आपको बोला जाए कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है,
तो लिविंग थिंग्स को खाना पड़ता है डेली बेसिस पे खाना, ताकि उनको क्या मिले, एनर्जी मिल सके। और इस ऊर्जा का वो लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, अपने डेली के लाइफ एक्टिविटीज, लाइफ प्रोसेस को करने के लिए। लेकिन क्या आपकी टेबल खाना खाती है? अगर मैं खुद खाना खा रहा हूँ, ले बेटा टेबल तू भी 2 रोटी खा ले, कभी नहीं खाती है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कोई प्रोसेस ही नहीं हो रहे होते हैं। और उनको प्रोसेस नहीं हो रहे होते तो एनर्जी क्यों चाहिए होगी, किस चीज के लिए चाहिए होगी, किसी चीज के लिए नहीं। तो न्यूट्रिशन जो होता है वो आपका क्या होता है, लिविंग थिंग्स की एक खास बात होती है। ठीक है, अब देखो पांचवा जो है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है किस तरीके से खाना हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे आप काफी टाइम बाद अपने नाना नानी के घर जाते हो, दादा दादी के घर जाते हो, दादी बोलती है, हाय मेरा लल्ला कितना पतला हो गया है, खाना वाना नहीं खा रहा क्या, खाना नहीं लग रहा क्या तेरे को? तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है किस तरीके से हमारी बॉडी हमारे खाने के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, तो आपको पता है मेटाबॉलिज्म का मतलब किस तरीके से खाना हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स खाना खाते ही नहीं, तो इंटरेक्शन की बात कहां से आ गई? तो आपको पता है मेटाबॉलिज्म किस में होगा, लिविंग थिंग्स में होगा। लेकिन अब आपको समझना है कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को समझना है कि मेटाबॉलिज्म होता है 2 टाइप का। इसको समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया पोटैटो, व्हाट इज पोटैटो? आपको पता है पोटैटो इज योर फूड, यानी कि एक खाना होता है। लेकिन क्या मेरी बॉडी खाने को समझती है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, देखो यहाँ पे आपको 2 आलू की शक्ति दिख रही है, मैंने सुबह सुबह 2 आलू खाए हैं, तो क्या आपको यहाँ पे आलू दिख रहा है? मेरी बॉडी के लिए आलू, बैंगन, टिंडे, चिकन, मटन सब जो है वो बराबर है, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको खाना समझ में ही नहीं आता। लेकिन जब खाना हम लोग खाते हैं, खाना ब्रेक डाउन होता है, तो उसके अंदर से हमें क्या मिलती है, कुछ ऐसी चीजें मिलती है जो मेरी बॉडी समझ सकती है। जैसे आपको पता है आलू खाने से मुझे क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, और इसी कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। सिर्फ इकलौता कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, आपके लिपिड्स हो गए, वाटर, रफेज, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब होते हैं। आने वाली क्लासेस में हम लोग समझेंगे, डायरेक्टली चौथी सीढ़ी पे नहीं चढ़ना, पहली क्लास है, इजी टू एडवांस जाएंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को मेरी बॉडी समझती है, लेकिन मेरी बॉडी क्या है, बहुत आलसी है। तो जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स खाने की कोशिश करता हूं ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स मेरी बॉडी यूज नहीं कर पाती, तो ये फर्दर ब्रेक डाउन होती है किसमें, शुगर में। ठीक है, तो आपको पता है शुगर कितने टाइप की होती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सबसे पहले हमारे पास आती है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या होता है, ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट यूनिट होती है, जिसका एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज, जिसको मेरी बॉडी क्या कर सकती है, यूज करके एनर्जी देती है। तभी ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, फ्यूल ऑफ द बॉडी। डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या होता है, डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल होता है माल्टोज। देखो और भी हो सकते हैं, मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या होता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, तो आपको पता है जो ग्लाइकोजन है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको मेरी बॉडी यूज नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बॉडी है बहुत ज्यादा आलसी। तो अभी मेटाबॉलिज्म देखो 2 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनाबोलिज्म। ओके, तो एनाबोलिज्म को याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। एना मतलब आना, आना बोलते रहते ना, आना आना। आपने देखा जो सिंगल लोग होते हैं बोलते हैं ना, भाई कोई तो मेरी लाइफ में आ जा। लेकिन जब 2 सिंगल लोग आपस में मिलते हैं तो उनकी लाइफ क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? तो आपको पता है इसी तरीके से खाने के केस में होता है। अगर मैंने कार्बोहाइड्रेट्स खाता गया, मेरी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ग्लूकोज क्या है, सिंपल है कि नहीं? तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जाकर स्टोर हो जाता है हमारे लीवर में और हमारी मसल्स में। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि यार मेरे को कल खाने को देगा ये इंसान की नहीं देगा, तो ये अपने लिए पहले ही स्टोर करके रखता है। सेकंड क्या आता है, सेकंड हमारे पास आता है कैटाबोलिज्म। ठीक है, तो कैटाबोलिज्म को याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, इसका मतलब होता है काटाबोलिज्म। काटा का मतलब क्या, काटना। तो जब हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजों को काट कर सिंपल सिंपल चीजों में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको पता है जैसे ग्लाइकोजन जाकर मेरे मसल्स में और लीवर में स्टोर हुआ था, तो अब क्या होगा बेसिकली, अगर कल को मैंने खाना नहीं खाया, परसों मैंने खाना नहीं खाया, तो क्या मैं मर जाऊंगा? आपको पता है 2-3 दिन तक तो हम लोग भूखे रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ये खाना स्टोर हुआ है, यानी कि कॉम्प्लेक्स चीज स्टोर हुई है, हमारी बॉडी क्या करेगी,
अगेन इस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके मुझे ग्लूकोज देगी और मेरी बॉडी क्या करेगी, इस ग्लूकोज को यूज कर सकती है अपने लाइफ प्रोसेस करने के लिए। तो यही होता है मेटाबॉलिज्म कि किस तरीके से हमारी बॉडी खाने के साथ इंटरेक्ट करती है। अगर मैं कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा ले रहा हूं तो मेरी बॉडी उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती है फॉर द फ्यूचर यूज, और अगर मैं कभी कोई न्यूट्रिएंट कम ले रहा हूं तो मेरी बॉडी उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस देती है ताकि मैं क्या कर सकूं, उसको यूज कर सकूं। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? अगली इंपॉर्टेंट चीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो कि सिक्स्थ टॉपिक है। सिक्स्थ टॉपिक क्या होता है हमारा, रेस्पिरेशन। अब देखो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है कि रेस्पिरेशन का मतलब होता क्या है। अब आप लोग बोलोगे सर सांस को लेना, सांस को छेड़ना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, बट रेस्पिरेशन ये नहीं होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस होता है। व्हेन इट कम्स टू द ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि आपको पता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, देखो हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसमें से एनर्जी निकालने के लिए क्या हमारे अंदर कोई छोटे छोटे बोने बैठे हैं कि खाने को काटेंगे उसमें से एनर्जी निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब भी खाना खाते हैं ना तो साथ में हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन का एडिशन मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, खाने के साथ मिलकर उसको ब्रेक डाउन करती है और हमें देती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो क्या होता है, सिंपलेस्ट यूनिट होता है एनर्जी का। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। सो मेक श्योर ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन जिसमें आप ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हो, लेकिन जब आप ऑक्सीजन लेते हो तो वो आपके ब्लड में मिलता है, ब्लड से सेल में जाता है, और सेल में जाकर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, यानी कि खाना ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और ब्रेक डाउन करके आपको एटीपी देगा। तो क्या बेसिकली आपकी टेबल खाना खाती है, तो खाना खाती नहीं, तो रेस्पिरेशन कहां से होगा इसमें। लेकिन हम लोग जो है वो खाना खाते हैं और इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट को अगर मैं उठाकर लाता हूं तो देखो 7th पॉइंट क्या है हमारा, 7th पॉइंट इज योर एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, देखो आप सबको पता है कि हम लोग जितना भी खाना खाते हैं उसमें से क्या सारा का सारा खाना हमारे यूज का होता है क्या। इसका सिंपल सा एग्जांपल लो, जिस तरीके से आप लोगों ने कभी संतरे का जूस निकलते हुए देखा होगा, गन्ने का जूस निकलते हुए देखा होगा, तो जब आप गन्ने का जूस निकालते हो तो क्या पूरा गन्ना पी जाते हो, उसमें से जो जूस होता है यानी कि न्यूट्रिएंट्स होता है वो तो अलग निकल जाता है, और पीछे से फिर क्या होता है, सूखा सूखा सा गूदा यानी कि वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाता है। तो इसी तरीके से जब हम लोग खाना खाते हैं, जितना भी फूड होता है उसमें से जितना भी इंपॉर्टेंट सामान होता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, उसको मेरी बॉडी तो यूज कर लेती है, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो आपको पता है एक्सक्रीशन किसकी खास बात है, ये लिविंग थिंग्स की खास बात है, नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सक्रीशन नहीं होता। जैसे आपको पता है आप लोग रोज सुबह उठ के एक्सक्रीशन करने जाते होगे, मैं अपने कैंडी को लेके जाते हूँ एक्सक्रीशन करने, लेकिन क्या हम लोग टेबल को, बॉटल को पट्टा बांध के लेके जाते हैं कि चल भाई तू भी एक्सक्रीशन कर ले, कभी नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सक्रीशन जो होता है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग थिंग्स की, ना कि आपके नॉन लिविंग थिंग्स की। ठीक है, अब देखो 8वां पॉइंट जो है इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि 8वां पॉइंट क्या है आपका, मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट का मतलब क्या होता है, हिलना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे थोड़ा सा मूवमेंट शो करना। ठीक है, तो क्या आपके नॉन लिविंग थिंग्स में मूवमेंट होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। देखो अगर मैंने बोला इस बॉटल को, क्या मैं इस बॉटल को यहां से यहां हिला सकता हूं, बिल्कुल हिला सकता हूं। और वहीं अगर मैं बोलता हूं लिविंग थिंग्स, तो क्या लिविंग थिंग्स के अंदर मूवमेंट होता है, लिविंग थिंग्स के अंदर ही मूवमेंट होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हमारे अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर है एनर्जी, हम लोगों ने खाया है खाना जिसको रेस्पिरेशन के टाइम पे ब्रेक डाउन करके एटीपी मिला है, तो इंटरनल एनर्जी का यूज किया जाता है। लेकिन वहीं पर जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर होता है वो किसकी वजह से होता है, एक्सटर्नल की वजह से, यानी कि जब तक मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर नहीं लगाऊंगा इस पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकती है। एनडीए 2009 में एक क्वेश्चन बना था कि मैकेनिकल मूवमेंट इज प्रेजेंट इन, तो एक बात याद रखना, मैकेनिकल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, कभी भी अगर हम लोग किसी मोटर वगैरह का इस्तेमाल करके
एक मूवमेंट पैदा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग कार चलाते हो, आप लोग बाइक चलाते हो, उसमें क्या होता है, मोटर होता है। मोटर क्या करती है, एक एक्सटर्नल टॉर्क, एक एक्सटर्नल फोर्स पैदा करती है जिससे कि मूवमेंट होता है। लेकिन क्या मेरी बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट है? नहीं। तो लिविंग थिंग्स के अंदर जो मूवमेंट होता है वो होता है इंटरनल एनर्जी की वजह से, और वहीं पे जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, वो आपका हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, तो देखिए एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। ठीक है, तो देखो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। स्टिमुली का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर आपके एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा होगा, एक सडन चेंज हो रहा होगा, यानी कि आपका एक बहुत जल्दी से चेंज हो रहा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि सबसे पहले अगर कोई ठंडी हवा एकदम से चलती है तो मेरी बॉडी क्या करती है, एकदम से ठिठुर जाती है, ठिठुरती है कि नहीं। लेकिन क्या टेबल की बॉडी ठिठुरेगी? नहीं ठिठुरेगी, क्योंकि आपको पता है ये रिस्पॉन्ड करती नहीं है कोई भी चेंज हो जाए तो। और आपको पता है इसी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली को हम लोग क्या कहते हैं, इरिटेटिबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो इरिटेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इस चीज को आप लोग समझिएगा कि इरिटेट होना, यानी कि हमारी बॉडी के आसपास अगर कोई भी चेंज होता है तो हमारी बॉडी का उसको अडॉप्ट ना कर पाना, उसके प्रति रिएक्ट करना। तो आपको पता है अगर कोई आपको उंगली बार बार करेगा तो क्या आप इरिटेट नहीं होगे? बिल्कुल होगे। लेकिन टेबल को करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यही चीजें थी जो हम लोगों ने समझी आज की क्लास में। ये आपका लेक्चर 1 था फॉर द यूट्यूब क्लासेस, जिसमें हम लोगों ने पूरा का पूरा समझने की कोशिश की कि आपका बायोलॉजी होता क्या है और बायोलॉजी के कितने ब्रांचेस होती है, बायोलॉजी में फिर आपके लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर, दैट इज लेक्चर 1। कल मिलते हैं हम अपने लेक्चर 2 के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ताकि जो बच्चे अनअकैडमी पे मेरे से नहीं पढ़ पा रहे वो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठा सके, और ताकि आप सब लोग मिलकर इन 2 महीनों में अपना एनडीए क्रैक कर सको। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।